करेंगे लास्की के स्वतंत्रता और समानता संबंधी धारणा पर। पिछली क्लास में आपने देखा था कि अधिकारों के विषय में लास्की के क्या विचार हैं। उदारवादी और समाजवादी धारणाओं का मिश्रित रूप उसके चिंतन में देखने को मिलता है। स्वतंत्रता की धारणा का जहां तक संबंध है, लास्की ने अपने अधिकारों की सूची में इस अधिकार को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। खासतौर से वैचारिक स्वतंत्रता को लास्की ने बहुत महत्वपूर्ण बताया है। और वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को, हर संगठन को विचार अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और इस पर किसी भी तरह के प्रतिबंध को वो अनुचित और अनैतिक मानता है। उसकी मान्यता क्या है कि क्षेत्र चाहे कोई भी हो, धर्म का हो, नैतिकता का हो, विज्ञान का हो, कला हो, साहित्य हो, दर्शन हो या राजनीति हो, किसी भी क्षेत्र में विचारों की अभिव्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए और इस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वैचारिक स्वतंत्रता के साथ अपने किसी विचार को रखता है तो हो सकता है कि वो विचार व्यवस्था के विरुद्ध हो, संविधान के विरुद्ध हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उसको दंडित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा लास्की की मान्यता है। कई बार आप देखते हैं कि आजकल खासतौर से सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कि कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसे विचार व्यक्त कर देता है जो देशद्रोह की श्रेणी में आ रहा है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या किसी भाषण मंच के माध्यम से वह ऐसा कार्य करता है, तो ज्यादातर हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन जहां तक लास्की की बात है, लास्की ये कहता है कि नहीं, वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे उसकी वैचारिक अभिव्यक्ति से किसी कानून का उल्लंघन ही क्यों ना होता, फिर भी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। यानी इतना बड़ा समर्थक है, इतना बड़ा पक्षधर है लास्की व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता का। और यही वजह है कि वो ये भी कहता है कि युद्ध और आपात की स्थिति में भी इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। आप देखते हैं कि बहुत सारे देशों के संविधानों में, हमारे अपने संविधान में भी युद्ध और आपातकाल के दौरान सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, सिवाय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। यानी हमारे देश में भी वैचारिक स्वतंत्रता निलंबित हो जाती है यदि युद्ध की स्थिति उपस्थित हुई हो या आपातकाल की घोषणा हुई। लेकिन लास्की इस अधिकार को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बताता है कि युद्ध और आपात की स्थिति में भी वो इसको प्रतिबंधित करने की सलाह नहीं देता। तो स्वतंत्रता में भी सबसे ज्यादा महत्व उसने वैचारिक स्वतंत्रता को दिया है। और इस वैचारिक स्वतंत्रता के लिए, इसकी रक्षा के लिए लास्की ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति पृथक्करण को जरूरी बताया है। वो क्या मानता है कि जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, किससे? कार्यपालिका से। न्यायपालिका पर जब तक कार्यपालिका का दबाव रहेगा या समाज के किसी अन्य
तत्व का भी दबाव रहेगा, वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर पाएगी। और जब न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं करेगी तो वो व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रख सकती, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम रूप में व्यक्ति अपने अधिकारों की, अपनी स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए कहाँ जाता है? न्यायपालिका में जाता है। इसलिए न्यायपालिका तभी व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित बना पाएगी, उसकी वैचारिक स्वतंत्रता की रक्षा कर पाएगी, जब वो खुद स्वतंत्र हो। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी है लास्की की दृष्टि में वैचारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। दूसरे, वो शक्ति पृथक्करण को आवश्यक मानता है। जिस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया था, ये बताते हुए कि शासन करने की जो 3 शक्तियां हैं, कानून बनाना, कानून को लागू करना और कानून का उल्लंघन करने वाले को दंडित करना, ये तीनों शक्तियां 3 अंगों में होनी चाहिए, क्योंकि इनका एकीकरण निरंकुशता को बढ़ावा देता है। अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में कानून बनाने का अधिकार भी होगा, कानून को लागू करने का भी और न्याय प्रदान करने का भी, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति सत्ता के मद में चूर होकर मनमाने ढंग से कानून बनाए भी, कानून को लागू भी करे और अपनी ही इच्छा के अनुसार न्याय का भी निर्धारण करे। ये स्थिति जब बनेगी तो वो स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त नहीं है, खासतौर से वैचारिक स्वतंत्रता के लिए। इसलिए क्या जरूरी है कि ये तीनों कार्य 3 अंगों के द्वारा किए जाएं और तीनों अंग एक दूसरे से पृथक हो, एक दूसरे से स्वतंत्र हो। यानी विधायिका स्वतंत्रता पूर्वक कानून बनाए, कार्यपालिका स्वतंत्रता पूर्वक कानून को लागू करे और न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक कानून की व्याख्या करते हुए कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करे। तो वैचारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति पृथक्करण को जरूरी समझता है। वैचारिक स्वतंत्रता पर चर्चा करने के साथ साथ लास्की ने स्वतंत्रता के कंसेप्ट पर भी, स्वतंत्रता की धारणा पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। स्वतंत्रता आखिर है क्या चीज? बहुत ही केंद्रीय प्रश्न रहा है राजनीतिक चिंतकों के मध्य, खासतौर से शास्त्रीय उदारवादियों के मध्य, क्योंकि स्वतंत्रता की धारणा उदारवाद की धारणा है, व्यक्तिवाद की धारणा है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य से ज्यादा प्रमुख बताती है और उस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही राज्य को एक साधन के रूप में प्रस्तुत करती है। तो इस स्वतंत्रता पर नाना तरीके से विचार किया गया है, नाना विचारधाराओं के विचारकों के द्वारा। जैसे जो शास्त्रीय उदारवादी विचारक थे, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल, वो क्या मानते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। इसको स्वतंत्रता की नकारात्मक परिभाषा भी कहा जाता है, जिसके तहत ये माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध ना तो समाज के द्वारा लगाया जाए और ना ही राज्य के द्वारा लगाया जाए, तो उस स्थिति को ही हम स्वतंत्रता कह सकते हैं। ये स्वतंत्रता का नेगेटिव कंसेप्ट है, जिसको आजकल स्वीकार नहीं किया जाता। लास्की भी उदारवादियों की, शास्त्रीय उदारवादियों की स्वतंत्रता की इस धारणा से सहमत नहीं है। वो क्या कहता है कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों के जीवन को मर्यादित रखने के लिए, अनुशासित रखने के लिए नियम और कानून बनाना जरूरी है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य व्यक्ति को पूरी तरह मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए, मनमाने ढंग से विचार करने के लिए छोड़ दे। लोगों के जीवन में अनुशासन के लिए राज्य
नियम और कानून बनाता है। और वास्तव में राज्य की उत्पत्ति ही हुई इसी वजह से, राज्य अस्तित्व में ही आया इसी वजह से कि जीवन को मर्यादित रखा जा सके, अनुशासित रखा जा सके, व्यवस्थित रखा जा सके। इसलिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए नियम और कानूनों का बनाना जरूरी है, ऐसा लास्की मानता है। लेकिन वो ये भी मानता है कि ये नियम अनुभवों पर आधारित होने चाहिए, ये नियम व्यावहारिक होने चाहिए, जिनका पालन मनुष्य के लिए संभव हो। यानी राज्य ऐसा कोई कानून न बनाए जिसका पालन करना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाए, जो व्यावहारिक दृष्टि से उसके जीवन को जीने में बाधा उपस्थित करे। राज्य को व्यवस्था के नाम पर, अनुशासन के नाम पर ऐसे कानूनों को बनाने की छूट नहीं दी जा सकती। यानी लास्की भी ये तो मानता है कि स्वतंत्रता प्रतिबंध के अभाव का नाम नहीं है। वो शास्त्रीय उदारवादियों के विचार से सहमत नहीं है। वो क्या मानता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन पर समुचित प्रतिबंधों की स्थिति का नाम है। कैसे प्रतिबंध? जिन प्रतिबंधों के लगाने से व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ साथ पूरे समाज की स्वतंत्रता की भी रक्षा हो सके। यहां भी लास्की का समाजवाद हमें स्पष्ट रूप में दिखाई देता है कि वो स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास तो रखता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक व्यक्ति के समान समाज में रहने वाले दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता की चिंता भी करता है। सब मिलाकर समाज के हित की बात सोचता है, संपूर्ण समाज की स्वतंत्रता की बात सोचता है, न कि उदारवादियों की तरह एक सिंगल व्यक्ति की स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता की वो सकारात्मक धारणा प्रस्तुत करता है, जिसका मतलब है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने की परिस्थितियों को उपलब्ध कराने का नाम है जिन कार्यों को करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व तो विकसित हो ही, संपूर्ण समाज का हित भी जिसमें शामिल हो। और अगर समाज के हित के लिए व्यक्ति विशेष के हितों का बलिदान भी किया जाए तो ऐसा किया जाना स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है। यानी राज्य अगर किसी व्यक्ति विशेष पर कोई प्रतिबंध लगाता है समाज हित में, दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, तो ऐसा किया जाना स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है। तो इस तरह से वो स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा, समाजवादी धारणा प्रस्तुत करता है और उदारवादी मूल्यों और समाजवादी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा करता है। स्वतंत्रता को परिभाषित करने के बाद लास्की ने अपने विभिन्न ग्रंथों में स्वतंत्रता के 3 रूपों की चर्चा की है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? मिल आपने पढ़ा होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल 19वीं शताब्दी का इंग्लैंड का ही दार्शनिक है, जिसने भी स्वतंत्रता की जब व्याख्या की तो उस व्याख्या में स्वतंत्रता को 2 रूपों में पेश किया, स्व संबंधी स्वतंत्रता और पर संबंधी स्वतंत्रता। यानी व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका संबंध उसके अपने जीवन से होता है, उसका प्रभाव समाज के अन्य लोगों पर नहीं पड़ता। ऐसे कार्यों को करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए। लास्की भी मिल के इस विचार से सहमत है कि व्यक्ति के कार्यों का क्षेत्र जो है उसमें एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसका संबंध उसके अपने जीवन से है, समाज के अन्य लोग उससे प्रभावित नहीं होते।
जैसे हम किस धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं, उस पर आचरण करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। इस कार्य का संबंध किसी अन्य व्यक्ति से नहीं है। धर्म का संबंध हमारी अंतरात्मा से है। हमारी अंतरात्मा जिस धर्म को स्वीकार करती है, हम उस धर्म को मानते हैं, उस पर आचरण करते हैं। अगर हम अपने धर्म को किसी और को मानने के लिए बाध्य नहीं करते, तो वहां तक हमारा ये कार्य, हमारी ये स्वतंत्रता अप्रतिबंधित है। यानी हमें धर्म की आजादी मिलनी चाहिए। अगर वो हमारे व्यक्तिगत जीवन तक संबंधित है तो उसका दुष्प्रभाव या प्रभाव समाज के अन्य लोगों पर नहीं पड़ रहा है तो इसलिए राज्य को इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी उन कार्यों को करने की पूरी छूट व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिन कार्यों का संबंध उसके केवल अपने जीवन से है, अपने व्यक्तित्व से है। दूसरे उससे किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। ये स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित रह सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हो सकती है? जब राज्य के द्वारा सभी नागरिकों को व्यक्तित्व विकास के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे और दूसरी तरफ नागरिकों में भी राज्य के अनुचित कार्यों का विरोध करने की चेतना होगी, उसका साहस होगा। ये दो स्थितियां बहुत जरूरी हैं, तभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपलब्धि हो सकती है। एक तो राज्य के द्वारा वो सारी सुविधाएं, सारे अवसर उपलब्ध कराए जाएं जिनका प्रयोग करते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सके, और दूसरी तरफ नागरिकों में उस साहस का विकास हो जिसके माध्यम से वो राज्य के द्वारा जो अनुचित कार्य हैं, अनुचित प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसकी स्वतंत्रता पर, उनको रोकने की कोशिश की जाए। ये दो स्थितियां बनेंगी तभी लास्की ये मानता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा हो सकती है। दूसरी जिस स्वतंत्रता की बात लास्की ने कही वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की स्वतंत्रता। आजकल ज्यादातर राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी हैं? लोकतांत्रिक हैं और इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में व्यक्ति की भागीदारी अपेक्षित है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिना व्यक्तिगत भागीदारी के, नागरिकों की भागीदारी के लोकतंत्र सही मायनों में सफल नहीं हो सकता। लोकतंत्र का मतलब अगर जनता के हित की साधना है, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति है, तो ये तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक खुद नागरिक उस व्यवस्था में भागीदार न बने। और नागरिक भागीदार कब बन पाएंगे? जब उनको विचार व्यक्त करने, राज्य की आलोचना करने, अपने प्रतिनिधियों को चुनने और स्वयं प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने की स्वतंत्रता मिले, तभी व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में भागीदार बन सकता है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता में ये सारी स्वतंत्रताएं शामिल हैं। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। हम राज्य के अनुचित कार्यों का विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, ये भी राजनीतिक स्वतंत्रता है। हम अपनी इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए, जनरल विल को क्रियान्वित करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ये भी हमारा राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक स्वतंत्रता है। और खुद भी हमें इस बात का अधिकार है कि हम यदि चाहते हैं कि हम किसी क्षेत्र विशेष की जनता का प्रतिनिधित्व करें तो ऐसा करने की आजादी भी हमें मिलनी चाहिए।
यानी निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने, मत देने के साथ साथ उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति कब हो सकती है? जब शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो और प्रेस स्वतंत्र हो। शिक्षा की व्यवस्था क्यों जरूरी है? क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को जागरूक बनाती है। व्यक्ति जब शिक्षित होगा तभी सार्वजनिक विषयों की उसे जानकारी मिल पाएगी कि राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य के द्वारा हमारे लिए क्या कार्य किए जाते हैं, उसके कौन से कार्य हमारे लिए हितकारी हैं और कौन से कार्य हित में नहीं है। इन सारी बातों की जानकारी, इन सारे विषयों के बारे में चेतना, जागरूकता शिक्षा के माध्यम से ही मिलती है। सार्वजनिक विषयों के बारे में हमारी समझ विकसित होती है शिक्षा के माध्यम से। इसलिए शिक्षित व्यक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता का सही मायनों में प्रयोग कर सकता है। इसलिए लास्की ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण शर्त है और साथ ही प्रेस का स्वतंत्र होना भी जरूरी है, क्योंकि प्रेस या संचार माध्यम सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक पहुंचाते। प्रेस ये कार्य तभी कर सकते हैं जब उन पर किसी का नियंत्रण न हो। अगर उन पर सरकार का नियंत्रण है तो वो सरकार के पक्ष की बात करेंगे, और समाज के किसी अन्य संगठन का नियंत्रण है, किसी उद्योगपतियों के समूह का नियंत्रण है, तो वो उसके हित की बात करेंगे। आम जनता तक सही जानकारी नहीं पहुंच सकेगी, और जब सही जानकारी नहीं पहुंचेगी तो जनता सार्वजनिक विषय के बारे में स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं कर सकेगी, और स्वस्थ जनमत के अभाव में वो अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता यानी प्रतिनिधियों को चुनने का कार्य, स्वयं प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का कार्य, सरकार की आलोचना करने का कार्य नहीं कर सकेगी। इसलिए जनता को सक्षम बनाने के लिए प्रेस का स्वतंत्र होना भी लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है। इसलिए स्वतंत्र प्रेस को लोकतंत्र का चौथा अंग, चौथा स्तंभ कहा जाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद स्वतंत्र प्रेस ही लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है, जो जनता और सरकार को जोड़ने का, उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो पेरिक्लीज ने ये जो विचार दिया कि साहस स्वाधीनता का मूल मंत्र है, लास्की उससे पूरी तरह सहमत है, और इस साहस का विकास शिक्षा के माध्यम से होता है, स्वतंत्र प्रेस के माध्यम से होता है। इसी स्वतंत्रता की जो चर्चा की लास्की ने, वो स्वतंत्रता है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को समान आर्थिक संसाधन मुहैया कराए जाए, या हर व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कितना भी धन अर्जित करने का, कैसे भी धन अर्जित करने का अधिकार दिया जाए। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है लास्की की दृष्टि में? कि हर व्यक्ति को आजीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आजीविका क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके माध्यम से ही वो अपने जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और आवास, उसको पूरा कर सकता है। क्योंकि बिना आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण किए वो अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता आधार का कार्य करती है सभी स्वतंत्रताओं के लिए। एक भूखे व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं होता, वैचारिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए व्यक्ति अपनी अन्य स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सके,
इसके लिए जरूरी है कि आर्थिक रूप से भी वो स्वतंत्र हो, यानी उसे आजीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता हो, और साथ ही उसे बेकारी से मुक्ति का आश्वासन मिल सके। अगर राज्य व्यवस्था या समाज व्यवस्था किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं उपलब्ध करा पा रही है, यानी वो व्यक्ति अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पा रहा है, ये स्थिति स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आजीविका अर्जित करने के साथ साथ उसे बेरोजगारी से मुक्ति की भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसका आश्वासन मिलना चाहिए। यानी राज्य के द्वारा कोई ना कोई काम हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ऐसा लास्की मानता है। चूंकि समाजवाद का प्रभाव है उसके विचारों पर, इसलिए वो आर्थिक स्वतंत्रता में आर्थिक सुरक्षा और औद्योगिक प्रबंध में कामगारों की भागीदारी को भी सम्मिलित करता है। आर्थिक सुरक्षा का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कोई समय ऐसा देखना पड़े कि उसके पास कोई रोजगार नहीं है, या वो अस्वस्थ हो गया है, काम करने के योग्य नहीं है, अपंगता की स्थिति आ गई है, बीमारी की स्थिति आ गई है, वो वृद्ध हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक साधन सुलभ होने चाहिए। इसको कहते हैं आर्थिक सुरक्षा। अब ये आर्थिक सुरक्षा सरकारों के द्वारा कैसे इसकी व्यवस्था की जाती है? आप देखते हैं जीवन बीमा पॉलिसी, इसका पर्पस क्या है कि अगर अचानक व्यक्ति के जीवन में कुछ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे एक लमसम अमाउंट मिल जाए ताकि उसका परिवार आजीविका का निर्वाह कर सके, अपने जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। आर्थिक सुरक्षा इस तरीके से की जाती है। जो वृद्ध लोग हो गए हैं, सरकार के द्वारा उनको पेंशन दी जाती है जब तक वो काम करते हैं, काम करने योग्य रहते हैं, तब तक तो वो आजीविका अर्जित कर पाते हैं। लेकिन जिस दिन वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है काम करने के लिए, ऐसी स्थिति में जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक सरकार के द्वारा पेंशन की व्यवस्था की जाती है, विभिन्न सरकारों के द्वारा। ये पेंशन भी नाना रूपों में है, कई रूपों में है, और इसका पर्पस व्यक्ति को अपरिहार्य स्थितियों में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। ये एक समाजवादी धारणा है। समाजवादियों के द्वारा संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखते हुए ये विचार दिया गया कि ये भी व्यक्ति का एक अधिकार है कि उसे विपरीत स्थितियों में, अपरिहार्य स्थितियों में आर्थिक सुरक्षा मिले। और औद्योगिक प्रबंध में कामगारों की भागीदारी, ये भी एक समाजवादी धारणा है, जिसका मतलब है कि उद्योगों का जो संचालन किया जाता है बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा, उसमें मजदूर भी काम करते हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रबंधक वर्ग के द्वारा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा मजदूरों के हित में नीतियां नहीं बनाई जाती। तो मजदूरों के हित में नीतियां बने, उनको आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो, उनको उचित पारिश्रमिक प्राप्त हो, इसके लिए जो प्रबंध व्यवस्था है उद्योग की, उसमें कार्मिकों के यानी मजदूरों के भी प्रतिनिधि होने चाहिए, ताकि वो भी अपनी आवश्यकताओं को प्रबंध तंत्र के सामने रख सके, अपनी मांगों को रख सके, और नीतियों का निर्माण कामगारों के फेवर में, मजदूरों के फेवर में भी करा सके। ये जो दो अधिकार हैं, ये समाजवादी धारणा के अनुरूप
व्यक्त किए गए अधिकार हैं जो व्यापक रूप में आर्थिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो स्वतंत्रता के जिन 3 रूपों की चर्चा लास्की के द्वारा की गई वो थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। आपने देखा कि लास्की ने न केवल इन अधिकारों की बात कही है बल्कि इन अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए उसके लिए शर्तें भी बताई हैं और व्यापक रूप में सभी स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए वो कुछ शर्तें बताता है। इन शर्तों का पालन अगर किया जाए तभी ये सारी स्वतंत्रताएं सुरक्षित रह सकती हैं। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या जरूरी है? लास्की ये मानते हैं कि समाज में कोई वर्ग ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे किसी तरह का विशेष अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि जहां पर कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होंगे और कुछ को नहीं होंगे, वहां पर किसी की भी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। ये बात आपको बार बार ध्यान में रखनी होगी कि लास्की के चिंतन पर, उसकी स्वतंत्रता संबंधी धारणा पर भी समाजवाद का प्रभाव विशेष रूप से है। वो पूरे समाज की स्वतंत्रता की बात करता है, समाज के अधिकारों की बात करता है और समाज के अधिकार तभी सुरक्षित हो पाएंगे जब किसी वर्ग को समाज में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, सबका दर्जा समान होगा। दूसरी शर्त वो ये बताता है कि जो सामान्य कानून है वो कानून शासकों और शासितों दोनों के लिए समान रूप से मान्य होने चाहिए, यानी रूल ऑफ लॉ को जरूरी मानता है, विधि के शासन को जरूरी मानता है लास्की, जिसके अनुसार कानून की नजरों में शासक और शासित दोनों समान होते हैं और कानून का उल्लंघन करने पर दोनों को समान रूप से दंडित किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्वतंत्रता सबको उपलब्ध नहीं हो सकती। तीसरी शर्त वो ये मानता है कि स्वतंत्रता के लिए ये भी जरूरी है कि जो राजनीतिक शक्ति है, जो संप्रभुता है, आदेश देने का राज्य का जो अधिकार है, उस राजनीतिक शक्ति पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार न हो, यानी सत्ता तक पहुंच सभी की हो। आम जनता अगर राजनीतिक सत्ता में भागीदारी चाहती है तो ऐसा अवसर उसे उपलब्ध होना चाहिए। इसकी व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा की जानी चाहिए, संविधान के द्वारा की जानी चाहिए कि सत्ता तक सभी की पहुंच हो सके। निर्वाचन लड़ने का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, किसी वर्ग विशेष के लिए यह अधिकार सुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतिम रूप में ये सत्ता ही है, ये राजनीतिक शक्ति ही है जो सभी मामलों को निर्णित करती है। सभी विषयों के बारे में, समाज का कोई भी क्षेत्र हो उसके विषय में नीति निर्धारित करती है, उसको नियमित करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए। तो इस नियंत्रणकारी सत्ता पर जब एक वर्ग का अधिकार होगा तो सभी वर्गों को उनके अधिकार नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि तब ये स्वाभाविक सी बात होगी कि वो वर्ग विशेष अपने ही वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाएगा। इसलिए जरूरत क्या है कि शासन सत्ता पर कोई एक वर्ग हावी ना हो, सभी वर्गों को, सभी लोगों को उस तक पहुंचने का अधिकार हो। और चौथी शर्त बताई कि राज्य निष्पक्ष आचरण करेगा तभी लोगों को उनके अधिकार मिल सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। अगर राज्य ही पक्षपात करने लगेगा, वो किसी खास वर्ग का साथ देगा, किसी खास वर्ग के हितों के लिए कार्य करेगा, नीतियां बनाएगा, कानून बनाएगा, तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता सुरक्षित
नहीं रह सकती। और पांचवी स्थिति उसने ये बताई, शर्त, कि शिक्षा की व्यवस्था हो, प्रेस की स्वतंत्रता हो। और लास्टली उसने कहा कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नागरिकों में साहस की प्रवृत्ति होना बहुत जरूरी है, जिसके तहत वो हर गलत काम का विरोध करने का, उसके विरुद्ध आवाज उठाने का साहस रखते हैं। अक्सर ये देखते हैं कि लोग अन्याय सह लेते हैं लेकिन आवाज नहीं उठाते। उसके पीछे या तो उनकी भीरू प्रवृत्ति होती है, कायर प्रवृत्ति होती है, डरपोक प्रवृत्ति होती है, या फिर निहित स्वार्थ होते हैं। उन्हें लगता है कि विरोध करने का मतलब अपने स्वार्थ पर, अपने हित पर कुठाराघात करना है, इसलिए वो नहीं बोलते, वो नहीं विरोध करते। लास्ट की इस स्थिति को संपूर्ण समाज की स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा घातक मानता है, और ये कहता है कि स्वतंत्रता के लिए तो व्यक्तियों को खुद अपने अंदर साहस का विकास करना होगा, क्योंकि साहस ही स्वतंत्रता का मूल मंत्र है। तो स्वतंत्रता के लिए ये शर्तें लास्की के द्वारा बताई गई। स्वतंत्रता के साथ साथ उसने समानता की भी चर्चा की, और समानता को वो स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं मानता है, बल्कि उसका पूरक मानता है। जो शास्त्रीय उदारवादी विचारक थे, टॉकविले जैसे विचारक ने क्या कहा कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। जितनी ज्यादा स्वतंत्रता होगी उतनी ज्यादा समाज में समानता कम होगी, या अगर हम सबको समान बना देंगे तो वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ऐसे विचार व्यक्त किए गए, लेकिन लास्की इन विचारों से सहमत नहीं है। वो क्या मानता है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों ही सकारात्मक अधिकार हैं, और इन दोनों का लक्ष्य एक ही है, वो है व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास। इसलिए ये दोनों एक दूसरे की विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे के लिए आधार का कार्य करती है। समानता को परिभाषित करते हुए लास्की ने अपने विचार व्यक्त किए, और ये माना कि समानता के विषय में जो भी विचार व्यक्त किए जाते हैं वो सब अपूर्ण है। जैसे कई बार ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति को सामाजिक जीवन में उसके साथ समानता का बर्ताव किया जाना चाहिए, ये समानता है, सामाजिक समानता। लास्की इस विचार से सहमत नहीं है। वो क्या कहता है कि जब तक लोगों में, व्यक्तियों में बुद्धि की, शक्ति की और उनकी जरूरत का अंतर रहेगा, तब तक व्यवहार में एक रूपता नहीं हो सकती। हर व्यक्ति बुद्धि की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से, आवश्यकता की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है, और हमारा सामाजिक जीवन में आचरण जो होता है वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए होता है। तो ये बात संभव नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ समान आचरण किया जाए। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए किस व्यक्ति के साथ कैसा आचरण किया जाना है, कैसा आचरण किया जाना उसकी आवश्यकता हमारी आवश्यकता की दृष्टि से जरूरी है, ये डिसाइड करते हैं हम अपने विवेक के माध्यम से। तो ये बात न्यायपूर्ण भी नहीं है और व्यावहारिक भी नहीं है कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए। समानता के विषय में दूसरा जो विचार व्यक्त किया जाता है वो ये है कि सबको एक जैसा प्रतिफल प्राप्त हो, यानी काम चाहे कुछ भी कोई करे, लेकिन
पारिश्रमिक सबको एक जैसा मिलना चाहिए। ये भी समानता की एक धारणा है। संसाधनों की समानता में जो विश्वास करती है कि सभी को समान रूप से संसाधनों का वितरण होना चाहिए। लास्की इन दोनों विचारों से, यानी समानता के इन दोनों धारणाओं से सहमत नहीं है, ना तो व्यवहार की एकरूपता से और न ही प्रतिफल की समानता से। फिर समानता है क्या चीज? लास्की का कहना है कि समानता का मतलब है कि समाज से विशेष अधिकारों का अंत हो, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त ना हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हो, और दूसरे सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध। तो समानता की धारणा अवसर की समानता के रूप में स्वीकार की जाती है आज, और लास्की भी इसी समानता की धारणा का समर्थक है, यानी वो भी अवसर की समानता को ही वास्तविक समानता मानता है। और इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि समानता के लिए ये भी जरूरी है कि पहले समाज के सब लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और आवास की, वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद ही कुछ लोगों को विलासिता के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जैसा जिसका श्रम होगा, जैसी जिसकी बुद्धि होगी, जैसा जिसका कार्य होगा। लेकिन जरूरत किस बात की है कि पहले सभी को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन उपलब्ध कराए जाए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ झोपड़ियों का अस्तित्व हो और दूसरी तरफ महलों का अस्तित्व हो। उसके बीच गैप बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। समानता का मतलब ये है। लास्की इसको किन शब्दों में व्यक्त करता है? वो कहता है कि मुझे केक खाने का कोई हक नहीं है अगर मेरे पड़ोसी को मेरे इस हक के कारण रोटी ना खाने को विवश किया जा रहा है। यानी रोटी बेसिक चीज है, बेसिक आवश्यकता है। शरीर की पूर्ति के लिए, जीवन जीने के लिए भोजन आवश्यक है। रोटी हमारी इस आवश्यकता को पूर्ण करती है। और केक क्या है? विलासिता का भोजन है। केक के बिना हमारा काम चल सकता है, लेकिन रोटी के बिना नहीं चल सकता। तो लास्की क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति केक खा रहा है रोज और उसके पड़ोसी को सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ भी उसके समाजवादी विचार सामने आते हैं। वो संपूर्ण समाज की समानता को संपूर्ण समाज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त करता है। तो समानता का मतलब क्या है? अवसर की समानता और दूसरे न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति। लास्की के चिंतन में हमें समानता के रूप में दिखाई देते हैं। इस तरह से लास्की ये मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक है और समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। कैसे समानता आधार है? समानता का मतलब है कि हर व्यक्ति की न्यूनतम जो जीवन की जरूरतें हैं उन्हें पूरा किया जाए। और स्वतंत्रता का मतलब क्या है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, निर्वाचित होने की स्वतंत्रता। आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास रोटी नहीं है, वो भूखा है, तो क्या वो वोट देने का महत्व समझेगा? नहीं समझेगा। उसकी सारी चिंता ये रहेगी, इस बात पर टिकी रहेगी कि कौन उसे रोटी उपलब्ध कराएगा। लिहाजा
वोट वो उसी को देगा जो उसकी रोटी के संबंध में चिंता को दूर कर सके, जो उसे कुछ खाने को दे सके, वो उसको ही वोट देगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति इस बात पर विचार नहीं करेगा कि वो कैसे व्यक्ति को वोट दे रहा है, वो शासन व्यवस्था में पहुंचकर जनता के हित का कार्य करेगा या स्वहित का कार्य करेगा, वो इस बात पर विचार नहीं करेगा। वो तो तात्कालिक रूप में अपनी आवश्यकता की पूर्ति देखेगा, प्रलोभन में आ जाएगा, रोटी के प्रलोभन में आ जाएगा, धन के प्रलोभन में आ जाएगा। तो इस तरह से वो अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का, राजनीतिक अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए समानता जरूरी है स्वतंत्रता से पहले। समानता के द्वारा आधार के रूप में कार्य किया जाता है स्वतंत्रता के अधिकार की उपलब्धि के लिए। तो ये थी लास्की की स्वतंत्रता और समानता संबंधी धारणा।